हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एडवांस अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स करेंगे। हमारे सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप का पहला पेपर है, एडवांस अकाउंट। सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने सीए फाउंडेशन तो क्लियर कर लिया, लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि एसेट्स की रियल डेफिनेशन क्या है। एसेट्स रियल में कहते किसको हैं, तो उसके बारे में पहले जानेंगे। Assets meaning any resource या item on which entry has control, due to which it gives right, generate economic benefits. कंट्रोल यानी कि डिसीजन मेकिंग राइट, जैसे कि रेंट, लीज, डिसीजन मेकिंग राइट। और जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि कंट्रोल, जो ऐसी एसेट जिस पे हमारा कंट्रोल है और उस पे हम उसको सेल करें, लीज पे करें या रेंट पर, उससे कोई हमें रिवेन्यू जनरेशन हो। ये रिवेन्यू जनरेशन हो या कोई इनकम हो या हमारी कोई कॉस्ट या टैक्स में सेविंग हो, उसकी वजह से वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं तो हम कैन बी ऑब्टेन अदर बाय, यानी कि ये हमें दो तरीके के एसेट्स होते हैं हमारे। एक तो जो हम एसेट्स खुद परचेज करें लीगली, जिस एसेट्स जो हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हो, जिसकी ऑनरशिप हमारे पास हो। और दूसरा होता है डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप का होता है जैसे फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शंस। लीज पहले होता है कि लीज हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ऑपरेटिंग लीज आता है और लॉन्ग टर्म में फाइनेंस लीज। तो जो हमारी एसेट्स होती है वो फाइनेंस लीज होती है, एक लॉन्ग टर्म लीज होती है। इसमें हम हायर परचेज भी कहते हैं कि हमने लीज, मतलब तो आप जानती होंगे, जैसे हायर परचेज पे हमने कोई मशीन ले ली या कोई डॉकयार्ड या कुछ भी होता है, ट्रक्स। हम एग्जांपल ले जैसे ट्रक होता है, ट्रक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पहले ट्रक को लीज पे बेचता है, अगर जिसकी एक इंस्टॉलमेंट पे होती है एवरी मंथ की, ईयरली के हिसाब से। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में आता है, जिसको हम आगे कवर करेंगे। जब हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में आएंगे तब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आगे हमारे पास आता है अगला टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तीन आते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट पेटेंट लिया जाता है जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, उसमें हमें पेटेंट्स लेना पड़ता है। कॉपीराइट बुकमार्क या म्यूजिक म्यूजिक या लिरिक्स अगर किसी के लिखे होते हैं तो। और लोगो, किसी कंपनी का लोगो होता है, उसके लिए हमें ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। आगे आता है कैटेगरीज। एसेट्स हमारी दो तरीके की होते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि एसेट्स हमारी दो तरीके, सबको लगता है फिक्स्ड होती है एसेट्स, करंट होती है या लॉन्ग टर्म होती है, ऐसे होती है। लेकिन जो कैटेगरी है असली, वो है एसेट्स की दो टर्म में, एक मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में जैसे कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल। और नॉन मॉनेटरी में बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट्स और गुडविल। इसके डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो मॉनेटरी एसेट्स होती है जैसे कैश और एनी आइटम्स, यानी कि हमारे पास जो भी आइटम्स हैं उसकी एक रिकवरेबल वैल्यू, यानी कि एक इन फिक्स्ड और डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ मनी है। यानी कि उसको अगर हम सेल करते हैं तो उसकी कुछ भी हो जाए, कोई भी टाइम हो, हम उसे अगर कभी भी सेल करेंगे तो उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ही हमें रिसीव्ड होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। और जैसे सच एस डेटर, बीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सब फिक्स है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, जैसे कुछ कहेंगे कि डेटर बैड डेप्ट हो सकते हैं, तो बैड डेप्ट होने से का एक अलग एक्सेप्शन आता है, वो उसका होता है। लेकिन डेटर तो हमें उतने ही मिलेंगे ना, इसलिए फिक्स डिपॉजिट्स हमने कहीं कर रखा है तो उसकी फिक्स्ड अमाउंट हमें मिलेगी। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। आगे देखते हैं नॉन मॉनेटरी टर्म्स की डेफिनेशन। नॉन मॉनेटरी टर्म एनी एसेट्स अदर देन मॉनेटरी एसेट्स, यानी कि जो मॉनेटरी एसेट जिनकी एक फिक्स वैल्यू है वो ना हो तो उसे नॉन मॉनेटरी एसेट्स कहते हैं। नॉन मॉनेटरी एसेट्स कहते हैं, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि एनी एसेट्स अदर देन
नॉन रिकव मतलब एनी एसेट्स जिनकी अमाउंट्स हमें नहीं पता कि वो कितने होंगे फ्यूचर में जाके, हम उन्हें नॉन मॉनेटरी एसेट्स में कहेंगे। सच एज बिल्डिंग, मशीन, गोल्ड, स्टॉक। स्टॉक में जैसे इन्वेंट्री, लैंड, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स और शेयर कैपिटल। इनकी वैल्यू हमेशा कम होती या बढ़ती रहेगी। इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आता है नॉन फिक्सेबल अमाउंट्स। नॉन फिक्सेबल अमाउंट अमाउंट होता है जिन एसेट्स का, वो नॉन मॉनेटरी एसेट्स होते हैं जिनकी हर वैल्यूएशन के बाद एक नई अमाउंट हमें निकल के आती है। जैसे जस्ट लाइक एसेट्स लायबिलिटी म्यूचुअल फंड होता है। आगे देखते हैं हम। जस्ट लाइक एसेट्स लायबिलिटीज हैज आल्सो टू, यानी कि जैसे एसेट्स के दो टर्म है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, वैसी लायबिलिटी के भी दो टर्म है। तो दो कैटेगरीज है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। और उसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं है। मॉनेटरी लायबिलिटी में होता है एनी आइटम विच इज पेबल टू बी सेटल्ड, यानी कि यहाँ पेबल टू बी सेटल इन अ फिक्स डिटरमिनेबल, यानी कि एक फिक्स डिटरमिनेबल अमाउंट है, उतनी हमें उसको पे करनी है। और इसके एग्जांपल है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और नॉन नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे कि हमें किसी चीज की अमाउंट पे तो करनी है, लेकिन हमें नहीं पता वो कितना पे करना है। हमें नहीं जानते कि हमें थोड़ा पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, जिसकी कोई क्लेम, जो अपोजिशन पार्टी है, वो क्लेम के हम पे क्लेम के लिए कर रखा है। अगर कोर्ट में वो केस पास हो जाता है तो हमें क्लेम देना पड़ेगा, वरना नहीं देना पड़ेगा। उसके आगे आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आखिर होती क्या है? हम पहले जान लाइबिलिटीज होती क्या है। लाइबिलिटीज इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसको याद रखिए। इसका मतलब होता है इट मींस चांस ऑफ सेटलमेंट आर मोर लाइकली देन नॉट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी कि चांस है, बहुत चांस है कि हमें जो सेटलमेंट होनी है वो हो ही जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉट, यानी कि ना होने से ज्यादा चांस है कि हमें उसकी ऑब्लिगेशन यानी कि लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी। कंपनी विच रिजल्ट है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे पास एसेट्स है, रिसोर्सेज यानी कि एसेट्स, हमने एसेट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था। एसेट्स है, एसेट्स जो हमारी आउटफ्लो होता है, क्योंकि लाइबिलिटी के समय हमें कुछ तो पे ऑफ करना है। और किस मोड में करेंगे? कैश में, मशीन में, किसी भी एसेट्स में हम उसको पे ऑफ करेंगे। तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज या एसेट्स। इसके आगे आता है इसका एक अपोजिट पार्ट भी होता है। अगर हमें यहाँ था यहाँ था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जिसका मतलब है सेटलमेंट आर मोर लाइकली देन नॉट। अगर हम यहाँ लेस लाइकली देन नॉट होगा तो यानी कि हमें ज्यादा चांस बन जाए कि हमें ये पे ही नहीं कर, पे करना तो है लेकिन कम पे करना है, तो हो जाता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हो जाता है, जिसको हम पॉसिबल ऑब्लिगेशन कहते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है लेकिन चांस, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कंफर्म पे ही करना पड़ेगा। वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में आ जाता है। अब जैसे हमें ऑब्लिगेशन होते हैं तो ऑब्लिगेशन के दो टाइप है, प्रेजेंट और पॉसिबल। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी कि इट मींस देयर इज सर्टेन ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे सेटलमेंट चांस आर मोर, यानी कि सेटलमेंट के चांस मोर है कि हमें ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी मोर में, प्रोबेबिलिटी के टर्म में देख ले तो मोर देन 50%। इसका रिजल्ट क्या आता है? इट ऑलवेज रिजल्ट इनटू लाइबिलिटी, यानी कि जो जिसकी चांसेस हमेशा मोर देन 50% रहेगी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। वो कंफर्म लाइबिलिटीज होती है और वो बैलेंस शीट में शो की जाती है, बैलेंस शीट में शो की जाती है। लेकिन जो पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होते हैं, चांस ऑफ सेटलमेंट आर लेस और रिमोट। रिमोट यानी कि रेयर, यानी कि कम चांस है, बहुत मुश्किल चांस है कि वो पे ऑफ करना पड़ेगा हमें। ये जरूरी नहीं है हमें पे ऑफ करना ही पड़े, कभी कभार आ जाएगा कि हमें पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था नॉन मॉनेटरी
टर्म्स, नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटीज। नॉन मॉनिटरी लाइबिलिटीज की अमाउंट फिक्स नहीं होती कि कितनी पे करनी है, कितनी पे नहीं करनी। वैसे पॉसिबल ऑब्लिगेशंस की भी फिक्स नहीं होता कि वो हमें पे ही करना है या नहीं करना, तभी हम इसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। इट ऑलवेज रिजल्ट इनटू कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज के टर्म्स में आता है ये। दिस इज द रीजन वी डोंट शो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। यही रीजन है कि हमें जब वो पता ही नहीं तो हम उसे बैलेंस शीट में कैसे शो कर सकते हैं कि हमें ये लायबिलिटी पे करनी है, जिस अगर हम शो करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी और उसमें हमें लॉस ज्यादा दिखेगा। लॉस ज्यादा दिखेगा तो वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। इट इज ऑलवेज आउट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ये हमेशा बैलेंस शीट के आइटम के बाहर शो की जाती है। इससे क्या होता है, बैलेंस शीट के जो कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो को कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट के आखिरी में जब ऑडिटर के साइन करने से पहले इसको शो करता है बैलेंस शीट के बाहर। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आउटफ्लो। लाइबिलिटी क्या होती है? आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, हमने पढ़ा था कि यानी कि जो हमारे पास एसेट्स है उसका आउटफ्लो, यानी कि वो कहीं बाहर जाए, आउटफ्लो हो जाए, यानी कि हमारे जो कंपनी है उससे हमें पे ऑफ करना पड़ेगा कंपनी को लाइबिलिटीज, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट बेनिफिट कम होगा। ये दो टाइप्स के होते हैं। अमाउंट ऑफ आउटफ्लो इज सर्टेन, यानी कि एक तो होगा कि हमें उसका अमाउंट सर्टेन है, जैसे हमारा आ जाता है पॉसिबल ऑब्लिग प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगी और वो हमें पे ऑफ करनी है। प्योर लाइबिलिटी, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल प्योर लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिट लोन। हमने किसी से लोन ले रखा है तो हमें उसे पे ऑफ करनी ही है, लेकिन अब कहेंगे बच्चे कि उस पे इंटरेस्ट भी देना होगा, वो तो अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट इसमें नहीं आता है। इंटरेस्ट तो अलग से, वो तो P&L में जाता है। जब तक वो ड्यू नहीं होता तब तक तो वो लोन की अमाउंट एक प्रिंसिपल अमाउंट ही रहती है, वो कभी बढ़ती और कम होती नहीं है। देन अब सेकंड पार्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ आउटफ्लो। अमाउंट ऑफ आउटफ्लो कैन ओनली बी एस्टिमेटेड, यानी कि आउटफ्लो जो है वो हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, यानी कि ये हमें कंफर्म नहीं है कि आउटफ्लो होगा ही होगा, तो कितना होगा वो नहीं पता, रेट फिक्स नहीं है। तो उसके लिए हमें प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। हमने फाउंडेशन में भी बहुत सारे प्रोविजन पढ़े थे। ट्वेल्थ में जिनके पास कॉमर्स ली होगी उन्होंने भी कैश फ्लो में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डैमेजेस वगैरह, कंपनसेशन वगैरह, वर्कमैन कंपनसेशन पढ़ रखा होगा। तो इसके एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स, डैमेजेस, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब इसके एग्जांपल है। अब प्रोविजन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि बैड डेप्ट होने पर हमारी एसेट्स कम होती है, ना कि हमारी एसेट्स का आउटफ्लो होता है। हम कहीं एसेट्स बाहर नहीं जाती, सिर्फ उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करते हैं। प्रोविजन दो तरीके के हैं, जैसे हमने बात किया, एक आउटफ्लो और एक एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस यानी कि रिलेटेड, यानी कि जिसमें हमें एसेट्स का लॉस होता है, यानी एसेट्स बेस्ड, यानी जैसे हमारे डेटर है, अगर उन्होंने हमें अमाउंट नहीं दिया, जब तक देंगे हमें नहीं पता कि नहीं देंगे। हमें कभी कभार एस्टिमेशन हो जाता है कि हमें लगता है कि इस साल इतने बैड डेब्ट्स का रिकवरेबल नहीं होगा, तो जो जितने बैड डेब्ट का रिकवरेबल नहीं होता हम उतनों का प्रोविजन क्रिएट करते हैं। और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? लेटर में से प्रोविजन, मशीन में से प्रोविजन। जैसे हमें डैमेजेस का लगता है कि हमारे यहाँ आग लग सकती है, हमारे यहाँ कोई ऐसा एक्टिविटी होती है जिसके चांस है कि हो सकता है कभी कभार आग लग जाए, या कोई अर्थक्वेक हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट्स करते हैं जिससे हमारे लॉस होने, फ्यूचर में लॉस कम हो। और जो हमारा आउटफ्लो रिलेटेड था, आउटफ्लो रिलेट करता है, डायरेक्ट लाइबिलिटी होती है इसकी नेचर की। कोई हमें